तो WITT सत्ता सम्मेलन में अब जो हस्ती इस मंच पर आने वाली है, उन्हें न बातों में हराया जा सकता है और न तर्कों में। शायद इसीलिए उनके विरोधी भी उनसे बचकर रहते हैं। एक ऐसे राजनेता जो राजनीति में आने से पहले ही सुपरस्टार थे, स्टेज पर आने से पहले ही तालियों का शोर पहुंच जाता था। जिस महफिल में बैठते हैं वो महफिल उन्हीं के नाम हो जाती है। बेशक वो राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन आज मेरे सहयोगियों के पास भी उनके लिए कई बाउंसर और कई यॉर्कर मौजूद हैं। तो जोरदार तालियां हो जाए एक बार। स्वागत करिए, तालियों में कमी ना हो, पंजाब के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता सरदार भगवंत मान का, जिनसे बातचीत के लिए आ रहे मेरे सहयोगी समीर और सुमेरा। बहुत स्वागत है सर आपका TV9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन में हमारे साथ आने का और शिरकत करने का हमारे साथ। लेकिन इस सेशन की शुरुआत मैं किसी राजनीतिक सवाल से नहीं करना चाहती। आपने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा व्यंग करते हुए गुजारा है, सरकार पर, सिस्टम पर, नेताओं पर। आपसे जानना हम ये चाहते हैं कि जब आप कुर्सी के अब उस तरफ हैं तो कैसा दिखाई देता है सरकार, सिस्टम, नेता? क्या सोचते हैं उसके बारे में? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले TV9 का बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ बुला के मान सम्मान दिया। सभी गणमान्य व्यक्ति जो बैठे हैं, सीनियर हैं, बड़े जर्नलिस्ट हैं देश के, सबका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। जब मैं व्यंग करता था तब मैं सिर्फ अपने टीवी शो में या CD में व्यंग कर सकता था, लेकिन सिस्टम में कोई सुधार नहीं कर सकता था, चेंज नहीं कर सकता था। सिर्फ चोट कर सकता था कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। अब ये फायदा है कि मेरे पास वो पेन है कि मैं सिस्टम में सुधार कर सकता हूं, कि मैं ये कहता रहा हूं, अब ये लागू करूंगा। शायद भगवान ने एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखी है, स्क्रीन प्ले लिखा है मेरी जिंदगी में। 17.5 साल की उम्र में मुझे सुपरस्टार बनाया, वो भी सिस्टम पर बोलने के लिए, सोशल इवल्स पर बोलने के लिए। उसके बाद मुझे फिर इस एकदम से टॉप कैरियर को छोड़कर मैं इस लाइन में, मुझे भगवान ने आने की हिम्मत दी, समत बख्शी, बल बख्शा। तो फिर इसका मतलब जो मैंने कहा है वो रिकॉर्डेड है, तो फिर मैं उससे मुकर थोड़ी सकता हूं अब। तो मैं वही चीजें, कई बार मैं अपने ऑफिसर्स को भी कहता हूं कि मैंने ये चीज 2005 में मैंने एक CD में कही थी, देखो ये तो आपको अब करना पड़ेगा। अब पहले तो मैं कही थी, लेकिन भगवंत जी 2005 में तो कही थी, लेकिन आपने अपने अंदर के व्यंगकार को खत्म नहीं होने दिया है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो आज आपके अंदर का जो व्यंगकार है वो पंजाब के मौजूदा मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहना चाहता है? देखिए, व्यंग जो है, जो स्टायर है, वो एक ऐसी चीज है कि जो बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बातें हो सकती हैं। मैं पार्लियामेंट में था, मैं 14 और 19 में MP भी था संगरूर से, लेकिन समय का कितना मिलता? 2 मिनट, 3 मिनट। अब वो वहां पे गिनती के हिसाब से टाइम देते हैं ना। हम पहले 14 में 4 थे, 19 में अकेले ही था। तो चलो 19 में थोड़ा सीनियर हो गया, 14 वाल तो थोड़ा सीनियरिटी की वजह से 2 मिनट और मिल जाते थे, लेकिन मिनट 2-3। एक बार तो मैंने स्पीकर साहब को कहा कि सर मुझे भी टाइम दीजिए। ये NRC पर डिबेट चल रही थी, रात के 9:30 बज गए थे, बिल पास करना था। मैंने कहा सर मुझे टाइम चाहिए। स्पीकर साहब ने कहा छोटी पार्टी को टाइम नहीं मिलेगा। मैंने कहा सर छोटी हैं लेकिन है तो रिप्रेजेंट तो करता हूँ 15 लाख लोगों को,
तो थोड़ा सा टाइम तो दे दी। नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा सर 30 सेकंड। वो थोड़ा चौंके, 30 सेकंड? मैंने कहा सर 30 सेकंड में क्या बोलोगे? मैंने कहा ठीक है सर 20 सेकंड। 20 सेकंड? मैंने कहा हाँ सर। चलो आपका समय शुरू होता है अब। तो मैंने कहा जी मैं तो स्पीकर साहब यही कहूंगा कि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। तो उन्होंने कहा ये तो अभी 12 सेकंड ही हुए हैं। मैंने कहा 8 सेकंड अगले भाषण के लिए रख लेना सर। बात कहनी हो तो 12 सेकंड में भी हो सकती है, वरना 2 घंटे के भाषण में भी कुछ समझ नहीं आता, बोलते ही रहते हैं। तो बात दिल से निकले तो असर रखती है। आपने अभी बताया कि आप अपने अधिकारियों को कभी कभी कह देते हैं कि देखो मैंने ऐसा कहा था तो देखो इसके तो खिलाफ हम नहीं जा सकते। तो अधिकारियों को कह दिया सारी सीडी देख लें, सारे सब देखी हुई हैं, सारे कैसेट्स देख लें, सब उन्होंने पहली देखी हुई हैं। क्योंकि जितनी पुलिस की वर्दियां मेरे घर पे पड़ी है ना, क्योंकि मैं पुलिस वाला भी बनता रहा हूं ना, तो मैंने कहा ये सारी मैंने यूज की हुई है। और मैं थाने की मुंशी भी बना हूं, मैं हौलदार भी बना हूं, मुझे सब पता है कि कहां से क्या होता है। बड़ा एक अच्छा स्टायर किया था हमने, मैं उसमें हवलदार बना हुआ था। तो एक पत्रकार आती है, वो कहती है जी इंटरव्यू करनी है। मैंने कहा जी नहीं, वो पहले कहती है जी मैं एक नावल लिख रही हूं। मैंने कहा जी नावल आप किसी सुनसान जगह पे बैठ के लिखो, यहां कहां नावल लिखोगे आप? हाँ मैं इतना कर सकता हूँ, हवालात में अंदर कर देता हूँ, अंदर बैठ के लिख लेना। उसने कहा जी नहीं, मेरा पात्र जो है, मेन पात्र जो है उसका नावल का, वो हवलदार है। तो मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाहती हूँ। मैंने कहा पूछिए। वो कहती जी 1-2 बातें हैं बस। कहती जी मुझे ये बता दीजिए, पुलिस जो है जब बैंक में डाका पड़ता है, लूट होती है, तो पुलिस इतनी देर के बाद क्यों आती है? मैंने कहा जी कपड़े बदल के आने में टाइम तो लगता ही है। कहती अच्छा। उसने पूछा कि आपके पास कुत्ते होते हैं पुलिस वालों के पास? मैंने कहा हाँ जी सुइया कुत्ते होते हैं। वो कुत्ते क्या करते हैं? मैंने कहा जी चोर पकड़ते हैं। कहते फिर आप क्या करते हो? मैंने कहा हम कुत्तों को पकड़ते हैं। नहीं कुत्ते चोर कैसे पकड़ते हैं? मैंने कहा जी साइंस कहती है कुत्तों की सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। जब कहीं चोरी होती है हम कुत्तों को ऐसे लेके जाते हैं, जिधर जिधर को वो सूंघते सूंघते जाते हैं वहां जाके हम छापा डालते हैं, चोरी का माल बरामद हो जाता है और अपराधियों को पकड़ लेते हैं, चोरों को। कहती मेरा आखिरी सवाल है, इन कुत्तों की मदद से आपने कितने चोर पकड़े अब तक? मैंने कहा जी थोड़ा महकमे की प्राइवेसी है, हर बात बतानी जरूरी नहीं होती, मैं सस्पेंड हो जाऊंगा, आप ये सवाल मत पूछिए। कहती नहीं जी मैं आपका नाम ही नहीं लिखूंगी, मेरा तो पात्र है वो, मैं आपका नाम थोड़ी लिखूंगी। मैंने कहा जी क्या बताएं, कुत्ते थाने के पीछे संगली से बंधे हुए हैं, हर रोज सुबह दूध पिलाते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, खोले ही नहीं जी हमने तो। कहते क्यों, अब आपके पास कुत्ते हैं तो खोलते क्यों नहीं? मैंने कहा जी क्या करें, जब भी उनको खोलते हैं हमारे अफसरों के घरों की तरफ ही जाते हैं। मैंने कहा कुत्ते को थोड़ी पता है कि ये एसएसपी है। मैंने कहा जी अब कुत्तों के पीछे लग के सस्पेंड होना है? तो मतलब इस लेवल का व्यंग अब से सारा सुना हुआ है पुलिस वालों ने, ये सब सुन रखा है उन्होंने, तैयार। तो मैंने कहा भी देख लो फिर। भगवान जी लेकिन अब बात इतनी व्यंग की छिड़ी है तो एक व्यंगकार की भी बात हो जाए, जिनका केस इस वक्त बड़ी सुर्खियों में है। मुंबई में कुणाल कामरा, उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडियन हैं वो, और स्टैंड अप कॉमेडी के दौरान उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जो कि शिव सैनिकों को नाराज कर गया।
और उसके बाद शिव सैनिक उस थिएटर में पहुंच गए, उस हैबिटेट में पहुंच गए, उसमें तोड़फोड़ कर दी। एक चर्चा छिड़ गई कि भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उस पर हमला किया जा रहा है, उनके खिलाफ तमाम तरह के केसेस दर्ज हो गए। क्या आप इसे ठीक मानते हैं? देखो, व्यंग जो है ना वो ऐसा होना चाहिए जो जिस पर किया है वो भी उसको एंजॉय करे, पर्सनल नहीं होना चाहिए। मतलब गाली और व्यंग में खास फर्क नहीं होता। गाली सीधी हो जाती है, व्यंग थोड़ा एंगल से आता है, लेकिन कम से कम चोट तो है ना। मैंने पुलिस वालों की बात बताई कि कुत्ते जो हैं वो अफसरों के घरों की तरफ जाते हैं। इसका मतलब मैंने क्या कहा इसमें कि चोरी का माल तो सारा पुलिस वालों के पास ही होता है। फिर अब सीधा कहूंगा तो गुस्सा करेंगे, है ना। तो मैं बताता हूं, तो लेकिन थोड़ा ना देश में पेशेंस की कमी हो गई। कोई भी चीज को हम ऐसे ही ले लेते हैं, भावनाएं भड़क गई। पता नहीं, तो 20 साल पहले भावनाएं होती नहीं थी, अब छोटी सी बात पे भावनाएं भड़क गई। जो करो इस पे PIL कर दो, FIR करवा दो। तो जो जैसे लालू जी का बहुत मिमिक्री करते रहे हैं राजू श्रीवास्तव, अभी हमारी दुनिया में नहीं है, हमने इकट्ठे लफ्टर शो में काम किया था। लालू जी की मिमिक्री करते हैं, अमिताभ बच्चन जी की मिमिक्री, बहुत सारे आर्टिस्ट उनकी मिमिक्री करके उनकी आवाज निकाल के खाना खाते हैं। तो ये नहीं है कि वो गुस्सा करे कि मेरी आवाज। अब यहां क्या हो गया है, छोटी सी बात पर मतलब झगड़ा। एक वो लड़का है राजस्थान का, वो मोदी जी की आवाज निकालता था। वो उसने बेचारे ने कोई बना दी वीडियो, उस पर पर्चा कर दिया जी। मतलब ये तो नहीं होना चाहिए कि आप कॉमेडी को कॉमेडी की तरह लो। आपने अमेरिका के शो, जे लेनो वगैरह के शो देखे होंगे, गुड मॉर्निंग अमेरिका वगैरह। वहां वो करंट प्रेसिडेंट को बिठा लेते हैं। ओबामा को बिठाया था, है ना। करंट बिल क्लिंटन को बिठाया, करंट प्रेसिडेंट को बिठा के उनकी खिल्ली उड़ाते हैं। हंसना, हाँ, कोई पर्सनल व्यंग ना हो, कोई पर्सनल कोई ऐसी बात ना हो कि जो हर्ट करे। लेकिन ये जा तो दीवाना हंसे, जा जिसे तू तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुराता है कौन। क्या बात है। लेकिन आपको क्या लगा, कुणाल कामरा ने जो कहा वो व्यक्तिगत हो गए या वो व्यक्तिगत तो व्यंग नहीं था? नहीं भाई, नेम उन्होंने कहा है कि ये होता है देश में, ये होता है। अब वो पेशेंस ही नहीं रहा। हर बात पे तो पर्चा हो जाता है, हर बात पे पर्चा हो जाता है। मतलब देखो, ये मुझे नहीं पता आप ये टेलीकास्ट कर पाएंगे या काट देंगे इसको। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी देश नहीं है। ये गलतफहमी ना पाल लें। देश के प्रधानमंत्री हैं, देश नहीं है वो। मोदी जी पर व्यंग करना देश पर व्यंग करना नहीं है। प्रधानमंत्री है भाई, हमने बनाया है, हमारा सबका प्रधानमंत्री है। तो ये नहीं होना चाहिए कि मोदी जी के खिलाफ कुछ भी बोलोगे तो पर्चा, पुलिस आएगी, फिर ये तुमने ये बोल दिया। मतलब थोड़ा पेशेंस ये भी रखना चाहिए कि आप पर भी कार्टून बनेंगे, आप पर भी। RK लक्ष्मण जी क्या करते थे, वो करंट टॉपिक पे कार्टून बनाते थे। तो गुस्सा करोगे उनके कार्टून। लेकिन आपने भी तो कहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की एक की सीमा है, मतलब उसकी भी एक सीमा जरूर। जैसे यहां पर सबसे ज्यादा दिक्कत एक शब्द की वजह से हुई, और वो शब्द था गद्दार, जिसका इस्तेमाल किया कुणाल कामरा ने अपनी कॉमेडी में। उसी को लेकर सारा ऑब्जेक्शन, उसी को लेकर सारा फसाद, उसी को लेकर सारी तोड़फोड़। वो शब्द आपके हिसाब से ठीक था? आपको पता है, मुझे रिसेंटली मैं मिला, मेरे जो लफ्टर चैलेंज के डायरेक्टर थे जी, 2002-03 में शुरू किया था हमने। तो उन्होंने मुझे एक बहुत ही मतलब ऐसी बात बताई कि मुझे बहुत हैरानी हुई कि हमें लिख के आ गया है कि ये लफ्ज आप बोल नहीं सकते। मतलब स्टेज पर जुमला नहीं बोल सकते आप, 15 लाख की रकम नहीं बोल सकते आप, काला धन नहीं बोल सकते आप। जो इन पर चिपकता है ना, कहते जी बोलो ना, वरना ये उधर जाता है, ये इधर 7 RCR की तरफ जाता है।
ठीक है ना, क्या बात है, कैसी बात। जुमला किसने कहा था? फिर हमने कहा था। 15 लाख का वादा हमने करा था भाई। वो तो कॉमेडियन तो करेंगे, व्यंगकार तो फिर करेंगे, है ना। हाँ, कोई ऐसी सीमा ना कोई क्रॉस की जाए, वरना कॉमेडी जो है, स्टैंड अप कॉमेडी खासतौर पे, और आजकल तो वो जो OTT, हम OTS ही देते रहते ना, हम तो वन टाइम सेटलमेंट। तो जो वो आ गया ना, उसमें तो गालियां, सीधी गाली, और सीधा लिखा होता है टबैको, गालियां, और उसमें पता नहीं कहां ऊपर क्या क्या लिखा होता है कि ये है इसमें। तो कैसे देखेंगे परिवार के साथ? तो टीवी एक है, जा तो वो पहले देखेंगे बच्चे, जा हम पहले देखेंगे फिर। तो मतलब भारत की सभ्यता जो है ना, वो पारिवारिक है। भारत की सभ्यता जो है वो पारिवारिक है। परिवार पूरा बैठ के टीवी देखता था, लेकिन आज टीवी ने पारिवारिक मतलब तोड़ दिए। बेटा अलग देखता है, बाप अलग देखता है। तो इसका मतलब कुछ कहीं ना कहीं हमने उसको TRP को लेने के लिए कुछ ऐसे ये डाल दो यार, जो 2 गालियां डाल दो, लोग पसंद कर, लोग तो फिर तो आपको लगता है सेंसरशिप होनी चाहिए? OTT पर सेंसरशिप की बजाय मुझे लगता है प्रोड्यूसर्स को एंड राइटर्स को ही पहले ये लिखने ही नहीं चाहिए ये बात, कि यार ये बात अगर मेरे घर पे सुनेगी, मेरी बेटी सुनेगी या मेरी बहन सुनेगी, तो फिर क्या फील करेगी। तो ये हमारा कल्चर नहीं है। लेकिन अभी जब कुणाल कामरा की भी बात हुई, विरोध प्रदर्शन की बात हुई, एक और मुद्दा है जो बड़ा हर राज्य में आजकल बहुत सुर्खियों में रहता है, वो है बुलडोजर। और अब बुलडोजर पंजाब में भी एक्टिव दिखाई दे रहा है। तो वो पंजाब ने भी अडॉप्ट कर लिया है दूसरे मुख्यमंत्रियों को देख के कि वहां पे वो चल रहा है और बहुत चर्चा है उसकी। तो इस वजह से पंजाब में भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। नहीं, कोई ऐसा अडॉप्टेशन की बात नहीं है कि देखो, जो नशे के विरुद्ध हमने जो युद्ध शुरू किया है पंजाब में, खासतौर पे चिट्टा बोलते हैं उसको, तो ज्यादातर वो सरहद पार से ही आता है, क्योंकि हमारा बॉर्डर स्टेट है। अगर उस बंदे ने कितने घर बर्बाद कर दिए नशा बेच बेच के, उस पर NDPS के केस हैं, और नशा बेच के जो पैसा कमाया उससे उसने बिल्डिंगें खड़ी कर ली अपनी, किसी ने मैरिज पैलेस बना लिया, किसी ने बड़ी बड़ी कोठियां बना ली। तो वो कानून के मुताबिक जो ड्रग मनी से या करप्शन की मनी से बनी हुई बिल्डिंग है, उसको हम डिमोलिश कर सकते हैं। तो चलेगा बुलडोजर? नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर जो दिशा निर्देश दिए हैं, उसमें तो ये तक कहा है कि आप दोषी तो छोड़िए, अगर कोई आरोपी भी है तो आरोप के बिना पर उसका घर, उसका दुकान, उसका मकान नहीं ढाया जा सकता, उस पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। सर पता है क्या, आप उनके घरों पे जाके देखिए ना, जहां अकेले ही बेटा था, 22 साल की उम्र में चिट्टे की वजह से मर गया, और उनको पता है किसने इसको चिट्टा दिया। अब उसके यहाँ दीपमाला हो और इधर 70 बिछे हुए हैं, तो ये सर यहाँ तो बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है उस परिवार के लिए इससे ज्यादा दुख की कोई बात नहीं होगी अगर वो देखे कि सामने ऐसा मकान बना है जो उस पैसे से बना है जिसने उसके बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन उसके बावजूद अदालतें हैं ना ये फैसला करने के लिए, अदालत से होगा फैसला कि क्या करा जाना चाहिए, और एक प्रक्रिया होगी, प्रोसेस होगी, उसके तहत होना चाहिए। कितने साल केस चलते हैं? 20-20 साल। अगली पीढ़ी आ जाती है उनकी। मतलब एक मैसेज तो देना ही पड़ेगा ना कि अगर इसने इतने घर बर्बाद कर दिए तो अब उस पैसे से बनाए हुए घर में ये भी नहीं रह सकता। लेकिन मान साहब, फैसला तो अदालतें ही करेंगी। नहीं सर, फैसला, और इसी से जुड़ा एक सवाल, फैसला सरकारें भी करती हैं सर। सरकारें भी करती हैं, हाँ। लेकिन न्याय तो न्यायपालिका से ही मिलेगा। सर, दोषी तो कोई न्यायपालिका में ही ठहराया जा सकता है। पंजाब में कोई जाए हाई कोर्ट में कि जी ये घर गलत डिमोलिश कर दिया,
देख लेंगे फिर ऑर्डर। नहीं तो मान साहब, लेकिन ऐसे में फिर पंजाब के बुलडोजर और यूपी, एमपी, राजस्थान के बुलडोजर में क्या फर्क रह गया? एक मिनट, आप पता कैसी बात कर रहे हो? एक बंदा था, उसने कहा कि अब तू जंगल में चला जा, अगर तेरे पीछे शेर पड़ जाए, शेर तेरे पीछे आ जाए तो तू क्या करेगा? उसने कहा मैं गोली मार दूंगा। उसने कहा तेरे पास बंदूक ना हो? कहता जी मैं छुरा निकाल के उसका गला काट दूंगा। कहता तेरे पास छुरा भी ना हो? वो कहता जी मैं उसकी आंखों में ना मिर्ची डाल दूंगा। कहता आपके पास मिर्ची भी ना हो? कहता जी भाग के मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। उसने कहा अगर शेर तेरे पीछे पेड़ पर चढ़ जाए? तो उसने कहा जी मैं इसका जवाब बाद में दूंगा, पहले ये बता तू शेर की तरफ है या मेरी तरफ है? आप किसकी तरफ हो पहले मुझे? मैं तो संविधान और इंसाफ की तरफ। संविधान, न्याय की तरफ है ना, संविधान की तो तरफ। न्याय ही कर रहा हूं फिर मैं उनके घर डिमोलिश करके। सर सब मुख्यमंत्री ऐसे फैसले करेंगे, अदालतें सरकारें बंद हो तो जाएंगी। फैसला करेंगे जी, कैबिनेट के फैसले हैं, विधानसभा में फैसले होते हैं। हम देखो सर लोकतंत्र में, देखो लोकतंत्र में इलेक्टेड चलते हैं, सिलेक्टेड नहीं चलते, ठीक है ना? तो हम इलेक्टेड है। अगर घर ऐसे नशे वालों के घर जो है वो जो हम डिमोलिश कर रहे हैं, उनके घरों को मतलब पर बुलडोजर चलाने को लोग गलत मानेंगे, 2027 में मुझे नहीं चुनेंगे। नहीं तो मतलब क्या आप चुनौती दे रहे हैं न्यायपालिका को? नहीं, मैं न्यायपालिका को क्या करूं? न्यायपालिका जिस दिन ऑर्डर कर देगी मैं देख लूंगा जी, ऑर्डर आ जाए। आपके पास है कोई ऑर्डर? अभी तक नहीं है। अच्छा, अगला सवाल करिए। भगवान जी, जब बुलडोजर और हटाने की बात हो रही है, घर तोड़ने की बात हो रही है, तो एक शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर की भी बहुत चर्चा हो रही है। तो हो गया कि वहां से आपने किसानों को हटा दिया, वो 1 साल तक बैठे रहे, तब तो पंजाब सरकार उन्हें बिजली भी दे रही थी, उनके लिए सारी सहूलियतें दे रही थी, मुहैया करा रही थी, और फिर ऐसे ये हटाया गया। देखो इसमें भी मैं न्याय की बात करूंगा। हक है धरना देना या अपने हकों के लिए लड़ना, हाँ, मतलब डेमोक्रेटिक राइट है। लेकिन बॉर्डर बंद हो गया, पंजाब ब्लॉक हो गया। मैं कहता हूं जी आप अभी भी उनकी 4 मई को मीटिंग है सेंटर से, 7-8 मीटिंगें पहले भी हो चुकी हैं, मैं भी जा चुका हूं कई में। मैं 4 मई वाली मीटिंग में उनको लेके आऊंगा जी। बस मैं अपनी पंजाब सरकार की तरफ से उनको इज्जत से लेके आएंगे, बात करिए। बात आपकी केंद्र से है, आपने ब्लॉक कर दिए हाईवे, लोगों को दिक्कत हो रही है, पंजाब जो है वो बिल्कुल ब्लॉक हो गया। तो हमने प्यार से, कोई डंडा नहीं चला, कोई पानी की बौछार नहीं चली वहां, कोई खून का तुपका नहीं बहा वहां। अंडरस्टैंडिंग थी, नहीं, प्यार से बोला कि जी हम रास्ता खोलना है, हमने बसें खड़ी हैं, इसमें बैठ जाइए, आपको जहां जहां कहोगे हम छोड़ के आएंगे, हमें बॉर्डर खोलना है क्योंकि पंजाब का इकोनॉमिकली लॉस हो रहा है, व्यापारियों का लॉस हो रहा है, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। तो आप अपनी मांगे जारी रखिए, हम कब करें? मांगे तो सेंटर से है, मांगे तो मेरे साथ है ही नहीं। तो फिर उन्होंने मान साहब, अब कांग्रेस पार्टी ये पूछ रही है कि क्या भगवंत मान ने, आम आदमी पार्टी ने किसान आंदोलन या किसानों के मुद्दे पर यू टर्न ले लिया है क्या? मतलब पहले जब दिल्ली को रोकने की कोशिश की जाती थी, दिल्ली को ब्लॉक करने की कोशिश की जाती, उस वक्त भी तो किसान ही आंदोलन कर रहे होते थे, तब आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी नजर आती थी और निशाना जो है वो बीजेपी पर साधा जाता था। अब आप खुद वही काम पंजाब में कर रहे हैं। निशाना तो अभी बीजेपी पर ही है, कांग्रेस तो है नहीं बीच में। कांग्रेस नहीं है? कांग्रेस कहां है? वो तो मैंने पार्लियामेंट में बोल दिया था कि दिल्ली में तो मां अपने बच्चे को दुनिया की सबसे छोटी स्टोरी सुना सकती है। बेटा एक थी कांग्रेस, बस। कितनी सीटें हैं? तीसरी बार जीरो है, तीसरी बार जीरो है। चलो हम तो विपक्ष में आ गए, सीटें तो हैं, हम तो नई पार्टी है, 10 साल पुरानी पार्टी है। 1885 में कांग्रेस बनी थी, 1885 की पार्टी, तीसरी बार जीरो है। तो कांग्रेस को अभी मानते हो कि कांग्रेस है? हारने का रिकॉर्ड बना रखा है। भगवान जी, वो जो बीजेपी है, बीजेपी को तो आप मानते हैं, वो बीजेपी भी यही कह रही है कि आप पलट गए, किसानों का आपने इस्तेमाल किया और अब आपको लग रहा है कि लुधियाना में चुनाव होने हैं, आपको नुकसान हो रहा है, तो आपने उनको उठा दिया वहां से। शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर सीधा लुधियाना को जाते हैं। आपके सवाल भी ना सीधे लुधियाना ही जाते हैं जहां इलेक्शन में। ये तो पहला सवाल है जो लुधियाना गया, अभी वो अमृतसर तक जाते हैं, हिमाचल जाते हैं,
जम्मू कश्मीर तक जाती है वो सड़क, ठीक है ना। वो ट्रक जो है वो रुक गए। एनआरआई हैं हमारे पंजाबी, बहुत देशों में रहते हैं, उन्होंने जाना गांव के बीचों में से, पता नहीं कहां से एयरपोर्ट, किसी की फ्लाइट मिस हो रही है सर। मैंने बॉर्डर खुलवाया है, मैं किसानों की मांगों के साथ अभी भी हूं कि मानिए इनकी बात। अन्नदाता है, मैं परसों मिलके गया हूं प्रहलाद जोशी जी से। 125 लाख मीट्रिक टन गेहूं देंगे हम देश को, 182 लाख मीट्रिक टन चावल देते हैं हम। नंबर 1 है, 45% फुटबॉल में पंजाब देता है। भाई 45% जो देगा, थोड़ी नखरे तो करेगा फिर वो। झेलो, इसके लिए तो तालियां होनी चाहिए, ये वाकई है। झेलो, दो उनको, उनका बनता प्राइस दो, हमें क्या दिक्कत है। आप प्राइस दे दो, किसानों की आय दुगनी करेंगे। जब हाई 1100-2200 कर दोगे, दुगनी हो गई। किसानों की आय दुगनी करेंगे, ये करेंगे, 15 लाख आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो, ये जुमले चल रहे हैं। मैंने तो पार्लियामेंट में बोल दिया था जी। मैंने कहा जी 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली। अब तो ये भी शक है क्या चाय बनानी आती है। चला लेकिन मान सब साहब, जब इतना हमला आप बोलते हैं बीजेपी पर, तो बीजेपी वाले तो पलट कर आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि 3 साल हो गए पंजाब की सत्ता में आए, वो जो महिलाओं को 1000 रुपए का वादा था, 5 गारंटियां पूरा होगा। 5 गारंटियां थी, पूरी हमने 7 कर दी। 1 गारंटी रहती है महिलाओं वाली, हमने 8 मार्च की डेट नहीं दी थी। हमने 5 साल में ये करने को कहा था। डेट में पंजाब है, यहां से पैसे रोकते हैं। मैं पंजाब को पांव सिर करके इसी साल में, उसके लिए बजट सेशन की जरूरत नहीं होती, इसी साल में 1000 की बजाय 1100 रुपया महिलाओं को दूंगा। और जो वादे हमने, बिजली का वादा किया था, मार्च 16 को ओथ ली, 1 जुलाई को 300 यूनिट पर मंथ, 2 महीने का साइकिल है हमारा, 600 यूनिट पर बिल। 90% पंजाब को बिजली का बिल 0 आता है जी, आज तक चल रहा है। एक और बात बताता हूं, इधर तो चल रहा है ना, भेल बेच दी, रेल बेच दी, तेल बेच दिया, ये भी बेच दो, ये बेच दो, घाटे का सौदा कह के सरकारी संस्थाओं को बेच देते हैं। पंजाब ने उल्टी गंगा बहाई है। पंजाब सरकार ने गोइंदवाल साहब का 540 मेगावाट का रनिंग, जीवीके का रनिंग थर्मल प्लांट, जो पावर प्लांट है, वो खरीदा है सर, हमने खरीदा है। तो मतलब उल्टी गंगा बह रही है। अब हमने पचवाड़ा वाली कोल माइन चला के, पंजाब की कोल माइन है पचवाड़ा में, छत्तीसगढ़ में, तो वो चला के हमारे पास कोला मतलब सरप्लस है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने 52,606 नौकरियां देके आपके सामने बैठा हूं सर, एक भी नहीं मान साहब, लेकिन वो 1000 रुपए की गारंटी वाला जिक्र मैंने बस इसलिए किया क्योंकि गलती आपकी, मतलब वादा पूरा आप नहीं कर पाए और यहाँ पर सजा भुगती अरविंद केजरीवाल ने। बीजेपी ने मुद्दा बना लिया कि ये तो कहते हैं और फिर मुकर जाते हैं, देखिए अभी तक नहीं किया। और देखिए हावी हो गया यहाँ पे। बड़ी बात ये भगवान जी की वादे में 1000 से 1100 भी हो गए। नहीं, एक मतलब वादे में बढ़ रहे हैं, पैसे खाते में नहीं आ रहे। 100 रुपये ब्याज लग गया ना। हाँ, बढ़ रहा है बैठे बैठे। एक गलती आपने की, मतलब सरकार टूट गई। अभी तो 2 साल पड़े हैं जी, जब अगली इंटरव्यू होगी ना, तब तक ये सवाल आपका खत्म हो जाएगा। चलिए दिल्ली की बात भी कर लेते हैं। आपका ये पहला इंटरव्यू है दिल्ली में सत्ता परिवर्तन के बाद। दिल्ली में सत्ता परिवर्तन होने के बाद 2 खबरें बहुत ज्यादा सुर्खियों में थी। एक ये कि अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, दूसरी है कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा आ जाएंगे पंजाब से। दोनों नहीं हुई, साफ भी कर दिया आम आदमी पार्टी ने कि ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन भगवंत मान पार्टी के नेता और कार्यकर्ता होने के नाते आप क्या सोचते हैं, क्या आना चाहिए अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि वो साफ सामने दिखाई नहीं दे रहे हैं अब? नहीं, अरविंद क्या पंजाब में उनके लिए आपको लगता है कोई रोल होना चाहिए? नहीं, देश में विपक्ष नेता के तौर पे और कौन दिखाई दे रहा है? वो जो जनाब हैं राहुल गांधी, वो तो कभी इटली चले जाते हैं, नान के चले जाते हैं मामा जी के पास।
जब भी कोई देश का कोई इंपॉर्टेंट सेशन होता है तब वो अमेरिका बैठे होते हैं, है ना। तो उनको तो लॉन्चिंग चल रही है, मतलब श्री हरिकोटा से चंद्रयान जल्दी लॉन्च हो गया, वो बंदा लॉन्च नहीं हुआ कांग्रेस से। लॉन्चिंग चल रही है, लॉन्चिंग चल रही है ना। अब नहीं है गुण भाई, परमात्मा ने नहीं गुण दिया, क्यों यार धक्के से उसको बेचारे को कर रहे हो। तू लेता ही बन, बस ये नंबरदारी थोड़ी है कि बेटा बन, उसके बाद बाप, उसका बेटा, फिर अगला। यार छोड़ दो उसको यार, बेचारे को, वो दुखी है, बहुत दुखी है वो। कहाँ मुझे फंसा रखा है इन्होंने यार ना। भगवान जी गुण नहीं एक है। मिनट मुझे बोल। तो अरविंद केजरीवाल ही विपक्ष का नेता है। तो अरविंद केजरीवाल साहब, हमारी पार्टी नेशनल पार्टी है, 10 साल में हमारे गुजरात में एमएलए हैं, हमारा गोवा में एमएलए हैं, हमारे चंडीगढ़ में हमारा हम मेयर की कुर्सी पे थे, पंजाब में हमारी सरकार है, 10 हमारे राज्यसभा के मेंबर हैं। तो ऐसे कैसे आप कह सकते हो कि अरविंद केजरीवाल है नहीं, जा नजर नहीं आता। नहीं, बिल्कुल हार जीत है, 2% से हो गई हार, कोई बात नहीं। चंद्रबाबू नायडू 15 साल। मैं तो आपसे ये पूछ रही थी कि आपने कहा कि पंजाब से आपको ये करना चाहिए, आपने आगे बढ़ के, आपको लगता है होना चाहिए पंजाब से कुछ, आपको अपने नेता के लिए कोई रोल दिखाई देता हो? पंजाब में आते रहते हैं वो। मनीष सिसोदिया जी को पंजाब का प्रभारी बनाया है। ये भी एक चर्चा है कि डायरेक्टली तो नहीं है, लेकिन मनीष सिसोदिया भी वहां चले गए, सत्येंद्र जैन भी चले गए, विभव जी भी चले गए, तो पूरा दिल्ली का यहाँ का महकमा पंजाब चला गया, तो वही लोग चला रहे हैं। तो भूपेश बघेल क्या मोगा के हैं? छत्तीसगढ़ के साहब का मुख्यमंत्री है, कांग्रेस के प्रभारी है पंजाब के। कभी उनसे पूछ लिया करो। अभी पार्टी दिल्ली से चल रही है हमारी, हमारा हेडक्वार्टर दिल्ली है, नेशनल पार्टी है। सौरभ भारद्वाज मध्य प्रदेश गया, गोपाल राय जी गुजरात गए, हमारे जितने तो हमारे भी प्रभारी बनेंगे। हमारे पर ही लागू क्यों करते हो ये? लेकिन पहले हरीश चौधरी था कांग्रेस का, राहुल गांधी, विजय रूपानी कहां से हैं? पंजाब के प्रभारी हैं बीजेपी के, उनसे पूछ लेना थोड़ा। लेकिन मान साहब, आप राहुल गांधी को कह रहे हैं कि वो जीरो हैं, कांग्रेस पार्टी जीरो है। वही इंडिया गठबंधन में आपकी सहयोगी है कांग्रेस पार्टी। वही चंडीगढ़ में अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार करने के लिए जाते हैं कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। उस समय अलायंस था जी, उस समय अलायंस था, संविधान बचाने की लड़ाई है और खुद भी लड़ रहे हैं, ठीक है ना। वो तो अब इंडिया अलायंस खत्म हो चुका है, आप लोग कांग्रेस मेरा पार्टी मतलब के साथ कांग्रेस से तो गठबंधन नहीं करेंगे। पंजाब में तो अलायंस नहीं किया था ना, पंजाब में तो 13 की 13 सीटें अलग अलग। चंडीगढ़ में लेकिन हुआ था। चंडीगढ़ क्योंकि यूनियन टेरिटरी है, ठीक है ना। उस समय दिल्ली और चंडीगढ़ का अलायंस हुआ। तो आप मानते हैं केंद्र की राजनीति में, देखो किसी को सत्ता से रोकना है, बुरे बंदों को रोकना है, जो सांप्रदायिक या हिंसा भड़काने वाले या धार्मिक भावनाओं को इस्तेमाल करने वाले, उसके लिए अकेले हमारा थोड़ी अलायंस था। उसमें तो स्टालिन साहब की पार्टी भी है, उसमें तो ममता बनर्जी की पार्टी भी है, उसमें तो चलिए मैं सवाल को थोड़ा सा घुमा देता हूं। मैं अगर 2029 के पर्सपेक्टिव में बात करूं, अगर ऐसा कोई गठबंधन फिर से बनता है केंद्र में बीजेपी को हराने के लिए और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बनता है, राहुल गांधी अभी भी नेता प्रतिपक्ष तो हैं ही, पूरे विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में, तो क्या आप उसके साथ होंगे? फिर वही बात, शेर के साथ हो या मेरे साथ हो। मैं तो मैं आपसे ये पूछ कहना चाहता हूं, वो हालात क्या बनते हैं, कहां कौन किसको चुनता है, राजनीति में कुछ नहीं पता। चंद्रबाबू नायडू 15 साल बाद आ गए जी, और किंग मेकर बन के आ गए, ठीक है ना। राजनीति में कभी भी किसी को खत्म ना समझो, राजनीति में कभी भी किसी को टॉप पे ना समझो। ये पब्लिक है, लोग जब चाहें आदमी अर्श पर और लोग जब चाहें आदमी फर्श पर। मतलब राहुल गांधी अभी बुरे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है अच्छे हो जाए। क्या पता वक्त का, वक्त किसी ने देखा है? वो भगवंत मान ने सोचा था मुख्यमंत्री बनेगा, एक टीचर का बेटा, साइकिल पर 10वीं की, उसके बाद कलाकार बन गए, सोचा ही नहीं था कभी। तो ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, है ना। वक्त का क्या पता, क्या परमात्मा कोई आप खुद थोड़ी आता है, क्या पता किसी में किस में परमात्मा बस रहा है। तो इसलिए मैं तो कहता हूं कि देश अच्छे से चलना चाहिए, अच्छे लोग चुन के आने चाहिए। विधानसभा में अच्छे लोग जाएंगे तो अच्छे कानून बनेंगे प्रदेश के, लोकसभा में अच्छे लोग जाएंगे अच्छे कानून बनेंगे देश के।
अच्छी राजनीति होनी अच्छी चाहिए, राजनीति। राजनीति बदलनी चाहिए। आम आदमी पार्टी गाली गलोच वाली नहीं होनी चाहिए। हाँ। सुबह उठ के मुझे और केजरीवाल को गालियां देने लगते हैं ये बस। कौन दे रहा है ये गालियां? ये मोदी जी और बीजेपी वाले सुबह ही केजरीवाल को लग जाते हैं। अकाली दल और कांग्रेस वाले मुझे लग जाते हैं सुबह ही। अच्छा, ये अकाली दल पे इसके बाद आएंगे वापस, लेकिन आपने कहा और आम आदमी पार्टी यही वादा करके आई थी कि हम राजनीति बदलेंगे, एक अलग तरह की राजनीति करेंगे। लेकिन फिर जब अरविंद केजरीवाल विपश्यना के लिए जाते हैं तो एक बड़ा काफिला देखा गया, लोगों ने गाड़ियां गिन गिन के बताई कि इतनी गाड़ियां थी। आप खुद ये कहते थे कि जब किसी सड़क का, किसी पुल का उद्घाटन हो तो नेता का नाम नहीं होना चाहिए, मजदूर का नाम होना चाहिए, क्योंकि जिसने मेहनत की है उसका नाम हो। लोग आते हैं अपने नाम का नेम प्लेट लगा के चले जाते हैं। अब वो भी हो रहा है, वो गाड़ियों का काफिला भी दिखाई दे रहा है। इस पर सवाल उठते हैं। देखिए, जब देखो बॉर्डर स्टेट है, बहुत से हार्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं, और ऐसी स्टेट है जो काले दिन देख चुकी है। हर रोज थ्रेट आती हैं, भगवंत मान को और उसके परिवार को मार देंगे, खत्म कर देंगे, ये कर दिया, ये हो गया। तो देखो, वो प्रोटोकॉल तो हमें लेना पड़ेगा। लेकिन मैं उनको ये बोलता हूं, अभी भी गाड़ियां आई हैं, लेकिन मैंने बोला हुआ है किसी को धक्का नहीं मारना, किसी को मतलब ये नहीं ऊपर हो जाओ, ऊपर हो जाओ। बल्कि मैंने ये कहा है कि जैसे बाई रोड जब निकलते हैं, कम से कम टाइम पे अगर कोई सड़क कहीं रोकना पड़ता है ट्रैफिक, आधे मिनट से ज्यादा ना रोको, क्योंकि पब्लिक ने हमें बनाया है। और पब्लिक ही अगर गालियां देगी, है ना, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो अरविंद जी को भी साथ में नहीं, मान साहब, तेरी पार्टी को खत्म कर देंगे, तुमने ये किया है काम। तो जो थ्रेट रहती है उसके लिए प्रोटोकॉल जो मान साहब, लेकिन उसी काफिले की तस्वीरें सामने आने के बाद बीजेपी की तरफ से ये हमला बोला गया कि अरविंद केजरीवाल वीआईपी सुविधाओं के बिना रह नहीं सकते, इसलिए ज्यादा पंजाब में नजर आने लगे हैं। देखो, Z+ उनके पास कैटेगरी है जी, वो तो मिलेगी, ठीक है ना। तो ये बीजेपी वाले या प्रधानमंत्री जी ने उन पर शीश महल, पता नहीं क्या घर का नाम रखा था, अपना जो अपना बना रहे हैं, उसकी कीमत है कोई? मतलब वो बात है, तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, हमारा कुत्ता टॉमी। मतलब जो इल्जाम लगाना है अरविंद केजरीवाल पे लगा दो जी। जो इल्जाम लगाया ये केजरीवाल जी, ये तो जी सड़क पे सोना चाहिए इसको, ये घर पे क्यों सोता है ये जी। मतलब एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर है, मैं एक फुल स्टेट का चीफ मिनिस्टर हूं, तो फैसले लेने पड़ते हैं। फैसलों के लिए ऐसे हाल भी बनाने पड़ते हैं, पत्रकारों के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जगह बनानी पड़ती है। तो ये तो फिर स्टेट के हेड को, अगर 3.5 करोड़ लोगों के कस्टोडियन हो, तो फिर कुछ ना कुछ तो उनके लिए काम करने के लिए माहौल तो चाहिए ना। मान साहब, लेकिन या तो हो ना, एक मिनट जी, 3 साल हो गए, अभी तक आपका सवाल तो खैर आया नहीं, ना ही आ सकता है। 3 साल हो गए सरकार बने हुए, 1 रुपए का भी घोटाले का भगवंत मान पे इल्जाम है। 1 रुपए का इल्जाम है, कोई घोटाला पंजाब में या कुछ ऐसा। मतलब ये अच्छी चीज नहीं है, ये राजनीति बदल नहीं रही है। वरना कुछ महीने रहो, हजारों करोड़ कमा के वो निकल जाते हैं, बाहर निकल जाओ, विदेश निकल जाओ, हम यहीं रहते हैं। मैं अपनी तनख्वाह पे गुजारा करता हूं, वरना जा रहा हूं दोस्तों के, उधार भी ले लेता हूं मैं। मेरी गाड़ी की किस्त टूट गई, क्या हुआ, असल में क्या हुआ, गलती हो गई। जब मैं एमपी था तो मुझे मैं एमएलए बन गया, साथ में दूरी से तो मुख्यमंत्री बन गया। तो एमपी और एमएलए से एक चीज रखनी पड़ती है, मैंने एमपी शिप से रिजाइन कर दिया 22 में। तो जो गाड़ी थी उसकी किस्त जो थी वो मेरी एमपी की सैलरी से, पार्लियामेंट में एसबीआई बैंक है वहां से जाती थी। अब रिजाइन कर दिया, ये भूल गए कि कहां तनख्वाह बंद हो जाएगी, तो तनख्वाह इधर से शुरू हो गई, लेकिन गाड़ी की किस्त वाली जो थी वो उधर वाली से रिजाइन कर दिया। नोटिस आ गया, कहते कौन आपकी गाड़ी उठा लें क्योंकि आपकी वो किस्त टूट गई। मैंने कहा यार किस्त टूट गई, ये क्या हो, कैसे हो गया? तो फिर हमने उनको कहा बैंक वालों के थोड़ा मतलब रहम कीजिए,
इधर वाली तनख्वाह से करवा देते हैं ना, कोई बात नहीं, आपके पैसे देंगे हम, वो वाले मुख्यमंत्री नहीं है। वरना गाड़ियों के शोरूम में जाओ, अच्छी गाड़ी है, घर पे भेज दो, चलो। है ब्रेड के एक ब्रेड है पंजाब में, ब्रेड बनाने की कंपनी है जी। वहां पर हाशिया रुके सुखबीर बादल एक बाथरूम जाने के लिए। किकली कलीरदी भी सुना दीजिए। है जी, किकली कलीरदी वो भी सुना दूंगा जी। वो रुके, वो बेचारे वो बहुत खुश हो गए, डिप्टी सीएम रुक गया भाई, डिप्टी सीएम रुक गया। कह बैठे हमारी तो जी इतनी प्रोडक्शन है, कितने का ब्रेड है? कहते जी 1.5 रुपए का ब्रेड है। कहता जी फिर इसमें 1 रुपया मेरा रख लो। अब उसने कहा जी फिर इसको 2.5 करना पड़ेगा। कहते कर लो। वो ब्रेड वाले अब तक कह रहे हैं यार बड़ा पंगा हो गया, कहां रुक गए ये। मतलब जहां रुकते हैं वहीं हिस्सा, ढाबे पे रुक गए, ढाबे में हिस्सा। कोई गाड़ी देख ली, बस उसमें सवारियां हैं, बस ले लो। कुछ चीज तो छोड़ दो लोगों के लिए यार। पंजाबी च कहावत है, सत करता डैन भी छड़ देंदी है। कोई चीज तो छोड़ दो, ढाबे, रेता, ठेके, सब इनके। पैसे साथ ले जाओगे? जब धर्मराज से बात हो गई कि तेरे वाले ऊपर आ जाएंगे, जितने मर्जी इकट्ठे कर लो, पैसे हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती। भगवंत जी, पंजाब में नहीं लग रहा है आरोप, लेकिन दिल्ली में तो सीएजी की रिपोर्ट तमाम तरह के सीएजी रिपोर्ट तमाम तरह के सवाल उठा रही है। पंजाब में नहीं ऐसे लगे आरोप, लेकिन दिल्ली में सीएजी रिपोर्ट को कहा गया कि जो मोहल्ला क्लिनिक थे उसमें गड़बड़ियां थी, जो स्कूल कॉलेज खोले गए स्कूलों में तमाम तरह की गड़बड़ियों के सीएजी आरोप लगा रही है। और ये काम तो करना नहीं है इन्होंने। अब FIR, CAG, ED है ना, CBI, ये सिर्फ नॉन बीजेपी सरकारों की तरफ ही क्यों जाते हैं भाई? एक बंदे को खुद बोल के आए HM साहब 70,000 करोड़ का घोटाला किया इसने। आजकल डिप्टी सीएम है जी, खजाना मंत्री है महाराष्ट्र का। तो अब तो मैं कुणाल कामरा नहीं हूं ना। लेकिन तो मान साहब, लेकिन मतलब साहब आप खुद ही कह रहे हो कि ये घोटालेबाज है, उसके बाद जब आ गया तो कौन सी वॉशिंग मशीन है भाई आपके पास? लेकिन मान साहब, आप ही की पार्टी के 2 विधायक पंजाब की विधानसभा में ये सवाल उठा रहे हैं कि 3 साल में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कुछ नहीं हुआ। एक देवेंद्रजीत सिंह, उन्होंने तो कहा कि हमारे एरिया में, हमारे निर्वाचन क्षेत्र में हालात तो पाकिस्तान जैसे हैं, 3 साल से डॉक्टर नहीं है। ये सारी बातें आप ही के विधायक देखो 75 साल का बिगड़ा हुआ सिस्टम 3 साल में ठीक नहीं हो सकता। लेकिन ये बात के लिए दाद तो दे दो कि हम अपने विधायकों को अपनी सरकार से सवाल पूछने का मौका दे देते हैं। इधर पूछता है कोई? इधर पूछता है कोई? सारे मोदी मोदी मोदी। अब 75 साल का पुराना ताना बाना कचरा साफ करने में टाइम तो लग जाएगा यार। हमारे वालों को भी अधिकार है यार, पूछे वो, उनको लोग पूछते होंगे। तो अच्छी बात नहीं है ये कि हमारे विधायक हमें पूछे। वीडियो बनेगी, वो जाके बताएगा मैंने ये पूछा था। आपके खैर मेरे भी नहीं, कुछ लोगों के हैं। ये सब भाई साहब बैठे, फीते वाले बूट हैं, शूलेसेस वाले बूट जो है वो है। 4 दिन इनकी गांठ जो है वो ना खोलो। 5वें दिन चमचे की डंडी से, या किसी सुए से, या किसी तीखी चाकू से खोलनी पड़ेगी। 4 दिन पुरानी। मुझे तो 75 साल पुरानी गांठ मिली है, अब 3 साल में कैसे खोल दूं? खोलूंगा। हो रहा है, काम हो रहा है। मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं, शानदार स्कूल बन रहे हैं। आज पंजाब में मैं आया हूं, मेगा PTM थी सरकारी स्कूलों की। पहली बार हो रहा है पंजाब में कि सरकारी स्कूलों में पेरेंट टीचर मीटिंग हो रही है। पहले होता ही नहीं था, सिर्फ प्राइवेट में होता था। और इतने माँ बाप आए हुए थे, इतने खुश थे कि हमें पता चल रहा है हमारा बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, कौन कौन उसको पढ़ा रहा है। टीचर खुश कि हमें भी पता चल रहा है कि स्कूल के बाद ये कहाँ जाता है, स्कूल के बाद इसकी संगत कहाँ है, कहीं पढ़ाई बेकार तो नहीं जा रही। तो मतलब बहुत कुछ नया हो रहा है सर। आने वाली इंटरव्यू में आपके मेरे ख्याल में 90% सवाल कम हो जाएंगे। हम भी यही उम्मीद करते हैं। जरूर। थैंक यू।
बहुत बहुत शुक्रिया भगवंत मान साहब, TV9 के इस मंच पर हमें ज्वाइन करने के लिए, और अपना विजन पंजाब के लिए आगे क्या है और योजना पंजाब सरकार की क्या चल रही है, और महिलाओं के 1100 रुपए जल्द से जल्द। वो 1100 रुपए बहुत जल्द आने वाले हैं, ब्याज समेत। पैसे में 1000 से 1100। हाँ, 1000 से 1100। एक लास्ट में कहना चाहूंगा कि लोगों को अक्सर कहते सुना है, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। लोगों को अक्सर कहते सुना है कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस पंजाबी दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मान साहब, और चाहूंगी कि कुछ क्षण के लिए आप मंच पर अभी हमारे साथ बने रहें, क्योंकि मैं इस वक्त TV9 नेटवर्क के चीफ रेवेन्यू ऑफिसर अमित त्रिपाठी सर को मंच पर बुलाना चाहूंगी, और साथ ही तारिक दार जो कि MD हैं पाशमकार से। वी थैंक हिम टू बी द गिफ्ट पार्टनर विद व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे, एंड वी ऑल्सो थैंक हिम फॉर प्रिजर्विंग द हेरिटेज ऑफ पश्मीना शॉल। Okay, so I think we have only Mr. Tariq Dar to join us on the stage right now. Thank you so much. Shukriya, Man Sahab.